नमस्कार आप सभी को। ये विटामिन ज़िंदगी का यह तीसरा पार्ट आइए शुरू करते हैं। उन दिनों मैं बाबा की वर्कशॉप में सोया करता था। बाबा शाम को घर आ जाते थे और अम्मा मुझे गोदी में ले वर्कशॉप पर चली जाती थी। अधिकांशतः अम्मा और मैं वहाँ सोते थे। वर्कशॉप के अंदर एक चारपाई बिछी रहती थी। दिन में बाबा उस पर सुस्ता लिया करते थे और रात में अम्मा और मैं उस पर सो जाते थे। चारपाई के नीचे लकड़ियाँ और औजार भरे रहते थे। एक छोटा मटका भी अंदर रखा रहता था जिसमें हम पीने का पानी रखते थे। उस जगह बिजली नहीं थी, इसलिए अम्मा शाम को वहाँ जाकर डिबरी चलाती थी। डिबरी बनाने के लिए राशन में मिले मिट्टी के तेल को खांसी की दवाई की रंगीन कांच से बनी बोतल में डाल दिया करते थे। फिर किसी पुरानी सूती धोती में से कतरन फाड़ कर उसे एक बत्ती के रूप में बटा जाता था। दवाई की बोतल के ढक्कन में छेद करके उसमें कपड़े की बत्ती पिरोई जाती थी और फिर ढक्कन को बोतल के ऊपर कस दिया जाता था। यही डिबरी रात में रोशनी का साधन हुआ करता था। खूब सारी कालिख छोड़ता मिट्टी का तेल जलता रहता था और मैं उसकी मंद रोशनी में अपनी किताबों के अक्षर ढूंढने की कोशिश में जुटा रहता था। जब कभी ध्यान ली की ओर जाता तो जाने कितनी देर तक मैं उस लौ को देखता रहता। गर्मियों की एक शाम माँ, पापा और परिवार के अन्य लोग दिन भर की तेज़ गर्मी के चली ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए घर की छत पर बैठे थे। सूरज ढल चुका था और रात धीरे धीरे आसमान से धरती पर उतर रही थी। गोधूली की अंतिम किरणें पश्चिम के आकाश पर अभी भी सुनहरे पीले नारंगी की छटाएं बिखरी हुई थी। अम्मा, किशोर और मैं छत पर पड़ी एक चारपाई पर बैठे थे और बाकी सब लोग छत पर ही आराम से बैठे हुए सामान्य बातचीत में मशगूल थे। हमारे रेडियो सेट पर जयमाला नामक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें फौजी भाइयों की पसंद के फिल्मी गीत सुनवाए जा रहे थे। स्टूल पर रखा एक टेबल फैन ठंडक को बढ़ा रहा था। टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल की गैर मौजूदगी कितनी भली थी। कल मैं ललित को सफदरजंग अस्पताल ले जाऊंगा, बातचीत के दौरान पापा ने कहा। सुबह जितना जल्दी हो सके चले जाना क्योंकि दिन चढ़ते ही अस्पताल में भीड़ बढ़ने लगती है, अम्मा सलाह देते हुए बोली। मैं यह सब सुन रहा था लेकिन मुझे कहाँ और क्यों ले जाने की बात हो रही थी यह मैं नहीं जानता था। हालांकि अस्पताल सबसे मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि इन सब का संबंध पोलियो के इलाज से है। पापा और अम्मा के बीच इस बातचीत ने मुझे असहज कर दिया क्योंकि मैं किसी अस्पताल या व्यक्ति के पास इलाज के लिए नहीं जाना चाहता था। उस समय मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन सच यह था कि मैं लगातार चल रहे इलाज से बहुत थक चुका था। हाँ, सुबह 7:30 बजे के करीब चला जाऊंगा। बस से सफरजंग पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, पापा ने कहा। जैसे कि यह सब पहले से ही तय हो चुका था, किसी ने इस बारे में बात नहीं की कि मुझे अस्पताल क्यों ले जाया जा रहा है। सो मैंने स्वयं को माँ के करीब खींचकर उनसे जानकारी मांगी। जिस कैलिपर को विकलांग लोग अपने पैरों में पहनते हैं उसे कैलिपर के नाम से कोई नहीं जानता था। हमारे परिवार में सभी लोग, आसपास के और जान पहचान के सभी लोग उसे जूता कहते थे। यह बिल्कुल उसी तरह था जैसे कि पोलियो को हवा लगना कहा जाता था। माँ ने मुझे बताया कि अस्पताल में मेरे लिए जूता बनेगा। मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने अपनी चिंताओं को स्थायी विराम दिया और किशोर के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। अगले दिन जब मुझे पता चला कि मुझे स्कूल नहीं जाना है तो मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने सोचा कि चलो आखिरकार अस्पताल जाने का एक फ़ायदा तो हुआ। माँ ने आलू के कुछ पराठे बनाए और उन्हें पंजाब केसरी के एक पुराने अखबार में लपेट दिया। साथ में थोड़ा सा घर का बना नींबू का अचार भी रख दिया। किसी दिन बाहर जाना हो तो हमारे घर में पराठे और अचार ही साथ बांधे जाते थे। पापा ने मुझे गोदी में उठाया और पराठों का पैकेट लेकर बस अड्डे की ओर चल पड़े। मरौली का बस अड्डा हमारे घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर गयासुद्दीन बलबन के मकरवे के ठीक सामने बना हुआ है। जब कभी इलाज के लिए मुझे बाहर ले जाता था तो मुझे हर चीज़ नई लगती थी और हर चीज़ को मैं कौतूहल से देखता था। पापा बस अड्डे के उस गेट के पास खड़े हो गए जहाँ से बसें बाहर निकलती थी। थोड़ी देर बाद एक बस बाहर आती हुई दिखाई दी
पापा ने ड्राइवर को बस रोकने के लिए इशारा किया। राम राम, क्या हाल है भाई परमानंद। जैसे ही पापा मुझे लेकर बस में चढ़े, ड्राइवर ने उनका अभिवादन किया। ऐसा नहीं है कि डीटीसी के ड्राइवर हमेशा इतने विनम्र होते हैं। उस ड्राइवर ने पापा का अभिवादन इसलिए किया क्योंकि पापा डीटीसी के सरोजनी नगर डिपो में काम करते थे और महरौली की काफ़ी बसों की सर्विसिंग इसी डिपो में होती थी, इसलिए अधिकांश ड्राइवर पापा को जानते थे। राम राम, बस भाई सब ठीक है, पापा ने कहा। और कहाँ जा रहे हो? बस के एक्सीलेटर को धीरे धीरे दबाते हुए ड्राइवर ने पूछा। यह मेरा बेटा है, इसका जूता बनवाने के लिए सफरजंग जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो सब कर्मों का खेल है परमा भाई, भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं, ड्राइवर ने मुझे देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि जब कोई मुझ पर इस तरह का अफसोस दिखाता है तो पापा कैसा महसूस करते हैं। मेरा अंदाज है कि वह थोड़ा सा असहज जरूर हो जाते होंगे, लेकिन क्योंकि वह जल्द से जल्द इस तरह की बातों के दायरे से निकल जाना चाहते थे। उस दिन भी उन्होंने यही किया। हाँ भाई, पापा ने संक्षिप्त उत्तर दिया और मुझे गोदी में लिए बस में एक खाली सीट की ओर बढ़ गए। वह खिड़की के पास वाली एक सीट पर बैठे और मुझे अपने पैरों पे बिठा लिया। मेरे लिए घर और स्कूल से बाहर की हर चीज़ आश्चर्यजनक थी, क्योंकि मेरा जीवन केवल और केवल घर व स्कूल की चारदीवारी में बीतता था। मुझे याद है कि बस की सीटें पर चढ़ा वो रैक्सिन भी मुझे कितना अचंभित करता था, जिस पर उभरे हुए बड़े बड़े अंग्रेजी अक्षरों में डीटीसी लिखा होता था। मैं उन अक्षरों को अपनी उंगलियों से टटोल कर जैसे उनसे पहचान करने की कोशिश करता था। हालांकि हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ने के कारण उस समय मैं उन अक्षरों को पहचान नहीं पाता था। सफदरजंग अस्पताल के आर्थोटिक्स विभाग में ले जाकर मुझे एक टेबल पर लिटाकर मेरी निक्कर उतार दी जाती थी। इसके बाद डॉक्टर एक बड़े से खाकी कागज़ पर मेरे दोनों पैरों के निशान लेते थे। इस तरह मेरे बिल्कुल पतले पड़ चुके पैरों का खाका कागज़ पर बनाकर नाप लिया जाता था। इन्हीं निशानों के अनुसार धातु की छड़ों को मोड़ जाता था और कैलिपर बनाया जाता था। कैलिपर एक ऐसा उपकरण होता है जिसे पैर के ऊपर बांधा जाता है और इससे पांव मुड़ नहीं पाता। इस उपकरण में बंधे बेजान पैर पर भी शरीर का वजन लिया जा सकता है। नाप लेने के करीब 2 हफ्ते बाद पापा फिर से मुझे अस्पताल लेकर जाते हैं और मैं वहाँ कैपिलर को दोनों पैरों पर बांधकर चलने का अभ्यास करता। अभ्यास के दौरान पता लगी समस्याओं को ठीक किया जाता। इस तरह करीब 20-25 दिन में मेरा कैलिपर तैयार हो जाता था। इस बीच मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता था। गर्मियों की मेरी आधी छुट्टियां तो इसी तरह अस्पताल के चक्कर काटते हुए बीत जाती थीं। शुरुआत में मेरे दोनों पैरों के लिए कैलिपर बनते थे, जिन्हें मैं अपनी पैंट के ऊपर से पहनता था, लेकिन दोनों पैरों में कैलिपर बांधकर बैसाखियों के साथ चलना मेरे लिए बेहद मुश्किल था और इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ पाना तो लगभग असंभव था। आर्थोटिक्स विभाग वालों का कहना था कि मुझे दोनों पैरों में कैलिपर बांधने चाहिए, लेकिन मेरे लिए यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। धीरे धीरे डॉक्टर भी मान गए कि कैलिपर एक ही पैर में व्यवहारिक था। कैलिपर बांधकर चलना मेरे लिए कभी भी सरल नहीं रहा। जितनी बड़ी समस्या पैरों में ताकत न होना थी, उतनी ही बड़ी समस्या मेरी निचली कमर और कुल्हों की कमज़ोर मांसपेशियों भी थी। इन मांसपेशियों में ताकत न होने के कारण मेरे शरीर में संतुलन की बहुत कमी रहती थी। कैलिपर केवल इतना कर पाते थे कि वे शरीर का भार पड़ने पर घुटने को मुड़ने से रोक ले, लेकिन वे संतुलन को बेहतर बनाने के बजाय और अधिक बिगाड़ देते थे। मैं बिना कैपिलर के खड़े होने पर अधिक संतुलन और आत्मविश्वास महसूस करता था। कुल मिलाकर स्थिति यह थी कि कैलिपर के साथ मैं संतुलन नहीं बना पाता था और कैलिपर के बिना पैरों पर बोझ नहीं ले पाता था। यानी एक और कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। जब मैं चौथी कक्षा में पहुंचा तो मेरे सामने एक और चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। चौथी कक्षा का कमरा इमारत की दूसरी मंजिल पर था। तीसरी कक्षा के लिए 1 वर्ष तक मैं पहली मंजिल पर गया था, लेकिन इस पूरे वर्ष के दौरान मैंने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों को छुआ भी नहीं था। मेरा मन तो दूसरी मंजिल पर जाने का बहुत होता था, क्योंकि बच्चे कहते थे कि ऊपर से दूर तक दिखाई देता है। भूल भुलैया और कुतुब मीनार भी दिखती है। यह सब देखने की बाल सुलभ उत्सुकता को मैंने वर्ष भर दबाए रखा था, क्योंकि मेरे लिए सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल, डरावना और ख़तरनाक काम था। मुझे पता था कि चौथी कक्षा का कमरा दूसरी मंजिल पर है, इसलिए तीसरी कक्षा की वार्षिक
परीक्षाएं आते आते मैं इस बात को लेकर परेशान हो उठा कि मैं दूसरी मंजिल पर मैं कैसे जा पाऊंगा। इस कारण कई बार तो मेरे मन में तीसरी कक्षा में ही जानबूझकर फेल हो जाने तक के ख्याल भी आए थे। चौथी कक्षा के पहले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो पहली मंजिल तक तो मैं रोज की तरह लोगों की नज़रें बचाए पहुंच गया, लेकिन दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों पर जब मैंने खिसट कर चढ़ना शुरू किया तो यह मुझसे नहीं हो पाया। दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ और अधिक खड़ी, अधिक ऊंची और संकीर्ण थीं। अपने हाथों की सारी ताकत लगाकर भी मैं खुद को ऊपर की ओर नहीं खींच पा रहा था। इस खींचतान में मेरा संतुलन भी बिगड़ रहा था और मेरे सीढ़ियों से लुढ़क जाने का खतरा था। फिर भी मैं किसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। किशोर मेरी बैसाखियाँ पकड़े हुए मेरा साथ साथ था। दूसरी मंजिल पर पहुँचते पहुँचते मैं बहुत अधिक थक और डर चुका था। मैंने जान लिया था कि दूसरी मंजिल तक रोजाना चढ़ना संभव नहीं होगा। मुझे थकान और उसके कारण शरीर में होने वाले दर्द की चिंता नहीं थी। इस बात का भी डर नहीं था कि यदि मैं सीढ़ियों से गिर गया तो मुझे चोट लग सकती है। मुझे डर इस बात का था कि अगर मैं गिर गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बच्चों को मुझे चिढ़ाने का एक और बहाना मिल जाएगा। चौथी कक्षा के पहले दिन किसी तरह दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मैं चौथी कक्षा के कमरे में जा बैठा। कुछ देर बाद नीचे खेल के मैदान में हो रही प्रार्थना सभा समाप्त हो गई और चौथी कक्षा के मेरे सहपाठी भी कमरे में आ गए। मैं उस दिन बहुत डरा हुआ था कि मुझे पूरे एक साल इसी तरह इन सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खुद को घसीटना मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए आखिरकार बहुत सकुचाते हुए मैंने आधी छुट्टी के दौरान अपने अध्यापक से कह दिया कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मैं ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। अध्यापक ने प्रिंसिपल से इस बारे में बातचीत की और प्रिंसिपल महोदय ने यह निर्णय लिया कि चौथी कक्षा को पहली मंजिल पर बने पाँचवीं कक्षा के बारे में लाया जाएगा और पाँचवीं कक्षा दूसरी मंजिल पर लगेगी ताकि मुझे दूसरी मंजिल पर न जाना पड़े। प्रिंसिपल महोदय शुरू से ही मेरी परेशानियों को देखते आ रहे थे। शुरुआत में उन्होंने ही मुझे घर पर रहकर पढ़ने की अनुमति दी थी। मंजिल बदलने के उनके इस निर्णय से मैं बहुत खुश था। अपने कई सहपाठियों के लिए मैं पहले से ही मजाक का विषय था, लेकिन जब मैं चौथी कक्षा में पहली बार कैपुलर पहनकर पहुंचा तो बच्चों को मुझे छेड़ने का एक और बहाना मिल गया। मैं एक ही पैर पर कैपुलर बांधकर स्कूल गया था। कैपुलर को पैंट के ऊपर से बांधना पड़ता था। बच्चों को कैपुलर में बंधा मेरा पाँव रोबोट के पाँव की तरह लगता था। कैपुलर चूँकि घुटने को मुड़ने नहीं देता था, इसलिए चलते समय मुझे पाँव को काफ़ी घुमा कर आगे बढ़ाना होता था। इससे मेरी चाल में बहुत अंतर आया। अब बच्चे मेरी चाल का भी मजाक उड़ाने लगे थे। अक्सर बच्चे मेरी चाल की नकल करते हुए देखे जा सकते थे। यह सब देखकर मैं रो पड़ता था। शायद मुझे रुलाने के लिए एक ही बच्चे यह सब तमाशा करते थे। मेरे सामने समस्याओं और चुनौतियों हर रोज़ एक नए नए रूप धरकर सामने आती थी। स्कूल में बच्चों को जब टॉयलेट जाना होता था तो वे स्कूल के बहुत गंदे टॉयलेट में किसी तरह चले जाते थे, लेकिन यदि मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत होती तो मेरे लिए यह संभव नहीं था कि मैं स्कूल के टॉयलेट में भरी गंदगी से खुद को बचाते हुए टॉयलेट का प्रयोग कर सकूं। इसलिए जहां तक संभव होता था मैं अपनी इस प्राकृतिक ज़रूरत को जब तक रोके रहता तब तक स्कूल की छुट्टी न हो जाए। लेकिन प्रकृति को हमेशा नहीं हराया जा सकता। कभी कभी टॉयलेट जाने की ज़रूरत इतनी तीव्र होती थी कि मेरे पास वापस घर आने के अलावा कोई रास्ता न रहता। ऐसे में मैं बहुत जल्दी बैसाखियाँ आगे टिकाते हुए जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ चलता था। ऐसे चलने से मैं गिरता भी खूब था। प्राकृतिक दबाव और मेरे पोलियोग्रस्त पैरों के बीच यह एक प्रतियोगिता होती थी। कई बार मैं इस प्रतियोगिता में हारा भी, और जब भी हारा तो खुद पर बहुत शर्म भी आई, लेकिन मैं क्या करता। पोलियो ने मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने लायक नहीं छोड़ा था। जो काम अन्य बच्चे स्कूल में आराम से कर सकते थे, वही काम मेरे लिए एक बड़ी चुनौती का रूप धर लेता था। चुनौतियों से मैं केवल जूझ ही सकता था और मैं बस यही करता था। मैं नव कुमार चक्रवर्ती से पहली बार शायद चौथी कक्षा में ही मिला था। मोटा चश्मा पहनने वाला नौ का भी कक्षा के अन्य बच्चे मजाक बनाते थे। गले और स्वतंत्र की किसी
समस्या के कारण नौ की आवाज़ स्पष्ट नहीं थी। नौ जो बोलता था वह आसानी से समझ में नहीं आता था और इसलिए बच्चे को तो उसका मजाक उड़ाते ही थे। कई बार अध्यापक भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसकी अक्षमता का उपहास करते थे। बच्चे तो खैर बच्चे थे, हमारे अध्यापकों को भी नौ का नाम ठीक से उच्चारित करना नहीं आता था। परिणाम स्वरूप सभी उसे नेवा कहकर पुकारते थे। चिढ़ाते समय बच्चे जिस तरह मुझे अबे ओ लंगड़े कहकर बुलाते थे, उसी तरह बच्चे नौ को अबे ओ गेंगले कहकर पुकारते थे। गेंगला शब्द का कोई अर्थ नहीं है, यह शब्द बच्चों ने नौ की आवाज़ को कॉपी करने के लिए ईजाद किया था। हमारे स्कूल में बच्चों की वह दुनिया पूरी तरह से निरंकुश थी और उस दुनिया में सामान्य से जरा भी अलग होने की कुछ अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। यह कीमत मैंने और नौ ने चुकाई। नौ की विकलांगता तो फिर भी तब तक छुपी रहती थी जब तक उसे बोलने की ज़रूरत न पड़े। उसे गली मोहल्ले बाजार सड़क इत्यादि पर जाने आने में कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन मुझे अपने असामान्य होने की कीमत हर जगह चुकानी पड़ती थी। मैं कहीं छुप नहीं सकता था, मैं हर जगह घूरती निगाहों और उपहास का निशाना बनता था। मैं असामान्य था और मुझे असाधारण बनना था। असामान्य से असाधारण की राह अविश्वसनीय रूप से कठिन होती है। मेरे लिए न केवल राह कठिन थी बल्कि एक समस्या यह भी थी कि समाज ने असामान्य को तो बहुत आसान तरीके से परिभाषित किया हुआ था। जो सामान्य ना हो वो असामान्य है, लेकिन असाधारण की कोई तय परिभाषा नहीं है। सो न केवल मेरी यह राह मुश्किल थी बल्कि मेरी मंजिल का भी कोई अता पता नहीं था। मैंने अपने मन में बस इतना संकल्प ले लिया था कि एक दिन समाज में बराबरी हासिल करके दिखानी है। जो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे एक दिन वहाँ पहुँच जाना है जहाँ वे मेरा मजाक न बना सके। मेरे लिए असाधारण की यही परिभाषा थी। यह एक ऐसे संकल्प की शुरुआत थी जिसे मैंने अपने जीवन में रोज मंत्र की तरह उच्चारित किया। एक मंत्र जो मेरा जीवन, मेरा लक्ष्य और मेरा अस्तित्व का उद्देश्य बन गया। मैं असामान्य था और मुझे असाधारण बनना था। आहत मन, विकृत शरीर, अस्तित्व बना है वेदना, फिर भी जीत मैं आ जाऊंगा, विश्व तुम बस देखना। उपहास मेरा तुम क्यों करते हो, जरा तो सोचो, देह प्रकृति की देन, मैंने लिखा विधि का लेखना। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि अगले हफ्ते सब बच्चों को बस में बिठाकर लाल किला, चिड़ियाघर और राजघाट घुमाने ले जाया जाएगा। स्कूलों में मेरी पढ़ाई के 12 वर्षों में यही एक मौका था जब स्कूल की ओर से बच्चों को बाहर घुमाने ले जाया गया था, लेकिन मैं इस इकलौते अवसर पर भी बाहर घूमने नहीं जा सका। घोषणा होते ही बच्चे खुशी हो गए और बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे जब वे बस में बैठकर घुसने के लिए जाने वाले थे। मेरे मन में भी आशा की एक हल्की सी किरण थी कि मैं भी चिड़ियाघर देखने जाऊंगा, लेकिन मन के किसी न किसी कोने में यह अंदेशा भी था कि मास्टर जी मुझे साथ नहीं ले जाएंगे। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों ने भी मुझे कह दिया कि मुझे चिड़ियाघर नहीं ले जाया जाएगा। मुझे ले जाएंगे या नहीं, इस बारे में मैंने किसी भी मास्टर जी से सीधे कुछ नहीं पूछा और न ही किसी सहपाठी से इस बारे में बात की। जब अन्य बच्चे इस भावी यात्रा के बारे में बात कर रहे होते थे तब मैं उनके साथ बातचीत में जरूर जुड़ जाता था। मैं स्वयं को उतना ही खुश और उत्साही दिखता था जितना कि अन्य बच्चे थे, लेकिन मन ही मन मैं मास्टर जी के उस उत्तर को टालने की कोशिश कर रहा था जो मुझे आखिरकार मिलना ही था। मुझे पता था कि मुझे साथ नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि कोई भी इस बात पर मुहर लगाए। बाहर घूमने जाना मेरे लिए एक सुंदर सपना था और मैं उस सपने का आनंद तब तक लेना चाहता था जब तक वह पूरा चूर न हो जाए। जिस दिन घूमने जाना था उस दिन सब बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचने के लिए कहा गया। 9 बजे स्कूल के बाहर एक बस को आना और था और उसी में सब बच्चे और अध्यापकगण बैठकर घूमने जाने वाले थे। मैं रोजाना की तरह समय पर स्कूल में चौथी बी के कमरे में पहुंच गया था। प्रार्थना के बाद अन्य सभी बच्चे और मास्टर जी भी कक्षा में आ गए। हम आज तुम सबको लाल किला, चिड़ियाघर और राजघाट घुमाने ले जा रहे हैं। स्कूल के बाहर एक बस खड़ी है, उसी में बैठकर हम सब घूमने जाएंगे। सब बच्चों को हर जगह लाइन बनाकर चलना है और कोई शोर नहीं करेगा। राजघाट गांधी जी की समाधि है। मास्टर जी इस तरह बच्चों को यात्रा के बारे में बताने लगे और यह समझाने लगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलो अब सब लाइन बनाकर नीचे जाओ और बस के पास पहुंचो। सब लाइन में रहना,
कोई इधर उधर नहीं भागेगा, समझे? मास्टर जी ने हिदायत दी। सब बच्चे उठकर जाने लगे, लेकिन मैं नहीं उठा। हालांकि मास्टर जी मुझसे अभी तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन जाने क्यों मुझे एहसास था कि नीचे जाकर बस में बैठने के लिए मुझे नहीं कहा गया था। जब तकरीबन सभी बच्चे कक्षा से निकल गए और मास्टर जी भी कमरे से बाहर निकलने को हुए, तो आखिरकार मैंने निर्णय किया कि अपनी किस्मत आजमा कर देखी जाए, हो सकता है मास्टर जी मुझे भी जाने दें। मैंने अपनी बैसाखियों को दीवार के साथ टिका कर उठने की कोशिश की कि तभी मास्टर जी की आवाज़ आई। तुम नहीं, तुम रहने दो, तुम चल तो पाओगे नहीं, तुम रहने दो, मास्टर जी ने कहा। मेरा दिल धक से रह गया। मैं हफ्ते भर से जिस बात को न सुनने की प्रार्थना और आशा कर रहा था, वही बात मैं सुन रहा था। ठीक है मास्टर जी, मैं धीमी सी आवाज़ में कहा और दीवार के सहारे बैठ गया। मास्टर जी ने और कुछ नहीं कहा, मेरी ओर देखा भी और नहीं, और वह कमरे से बाहर निकलकर नीचे बस की ओर चले गए। मैं कमरे में अकेला रह गया था। उस दिन सब लोग मुझे अकेला छोड़कर घूमने फिरने चले गए थे। उस दिन मैं स्कूल में रोया, बहुत रोया, खूब रोया। मन के दर्द से तड़प कर रोना मेरे जीवन का अंग बन चुका था। मैं ठीक से चल नहीं सकता था, इसलिए मुझे पीछे छोड़ दिया गया था। तब मैंने भी अपने मन में ठान लिया कि एक दिन मैं इतनी दुनिया देखूंगा जितनी हमारे उस पूरे स्कूल में किसी ने नहीं देखी होगी, न किसी छात्र ने, न किसी अध्यापक ने, और न ही प्रिंसिपल महोदय ने। मैंने ठान लिया कि मेरी बैसाखियाँ वहाँ तक जाएंगी जहाँ तक मेरे सहपाठियों के स्वस्थ पैर भी उन्हें नहीं ले जा सकेंगे। मुश्किल लक्ष्यों को ठान लेना भी मेरे जीवन का अंग बन चुका था। मैं नहीं जानता था कि ये लक्ष्य मैं कैसे पूरा करूँगा, कौन सी राह मेरे द्वारा तय की गई मंजिलों तक पहुँचाती थी, इसका मुझे जरा सा भी अंदाज नहीं था। मैंने बिना किसी हथियार से युद्ध पर निकल पड़ा था। मुझे महान लोगों के जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। वे कैसे जिए, उन्होंने क्या क्या किया, कौन सी कठिनाइयाँ उनके सामने आई, मैं यह सब जानना चाहता था। चौथी कक्षा की हिंदी की किताब में मैडम क्यूरी के बारे में एक पाठ था। इस पाठ में लिखी एक पंक्ति मुझे अभी भी याद है। नन्ही बच्ची मारिया अपने पिता की अलमारी में रखी रसायनों की बोतलों और अन्य उपकरणों को एक तिपाही पर चढ़कर उत्सुकता से देख रही थी। यह छोटी सी बच्ची मारिया आगे चलकर मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और वो भी 2 बार। मैडम क्यूरी अभी तक एकमात्र महिला हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल मिला है, और वह अभी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें विज्ञान के 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी तरह एक अन्य पाठ थॉमस एडिसन के बारे में भी था कि किस तरह उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। एक पाठ जगदीश चंद्र बोस के बारे में था जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया और यह बताया कि पौधे किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। मैंने प्रोफेसर सीवी रमन के बारे में भी पढ़ा। ये सभी वैज्ञानिक और आविष्कारक मेरे पहले रोल मॉडल थे। इन्हीं व्यक्तियों के बारे में पढ़कर न केवल विज्ञान के विषय में मेरी रुचि जागी, बल्कि स्वयं भी एक वैज्ञानिक बनने की तीव्र इच्छा ने मन में जन्म लिया। वैज्ञानिक होने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप प्रयोगशालाओं में सफ़ेद कोट पहनकर काम करें। वैज्ञानिक कोई पद या उपाधि नहीं, बल्कि एक सोच होती है। यदि आपकी सोच वैज्ञानिक है, तर्क, शोध और सबूत पर आधारित है, तो आप भी वैज्ञानिक हैं। वर्ष 1984 की शुरुआत में हमारे घर पहली बार टीवी आया। इससे पहले हम बच्चे कभी कभार पड़ोसियों के घर जाकर टीवी देख लिया करते थे। माँ पापा को लगा कि एक टीवी ले ही लेना चाहिए ताकि बच्चों को इधर उधर न जाना पड़े, इसलिए टीवी खरीद लिया गया। टेक्सला कंपनी का यह ब्लैक एंड वाइट टीवी लकड़ी के एक बॉक्स में बंद रहता था। शटर की तरह 2 हिस्सों में खुलने वाले इस बॉक्स के दरवाजे पर सनमाइका लगा था। खोलने पर यह दरवाजे बॉक्स में पीछे की ओर रोल हो जाते थे और टीवी स्क्रीन सामने आ जाती थी। टीवी पर एक नाब चैनल बदलने के लिए, एक बटन स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए, तथा एक बटन आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए लगा था। टीवी के साथ एक एंटीना भी आया था जिसे घर की छत पर किसी ऐसी जगह लगाया जाता था जहां से वह ठीक से सिग्नल पकड़ सके। एंटीना नीचे कमरे में रखे टीवी सेट से एक चपटी तार के जरिए जुड़ता था। मुझे याद है कि एंटीना को कभी तेज हवा घुमा देती थी और कभी बंदर उसे मोड़ देते थे, इसलिए बार बार छत पर जाकर एंटीना को सही दिशा में घुमाकर सेट करना टीवी देखने के शौक का एक अहम हिस्सा था। सिग्नल ठीक न मिलने पर सफ़ेद और काले हजारों बिंदु, जिन्हें हम झिलमिल कहते थे,
सर 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 की आवाज़ के साथ स्क्रीन पर नाचने लगते थे और तस्वीर दिखाई नहीं देती थी। शुरुआत के दिनों में चैनल बदलने वाली नौ आराम के अलावा और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि उस समय केवल दूरदर्शन की ही एकमात्र चैनल उपलब्ध था। सो चैनल बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। शाम 5:45 से शुरू हो जाने वाली लंबी बीप और ठीक 6 बजे दूरदर्शन की कुछ उदासी भरी ट्यून का शुरू होना, आज यह सब कहीं खो गया सा लगता है। दूरदर्शन के प्रतीक चिन्ह का धीरे धीरे घूमते चक्रवात से निर्मित होना और फिर उसके नीचे सत्यम शुभम सुंदरम का प्रकट होना, साप्ताहिकी कृषि दर्शन चित्रहार और इतवार की सुबह नाटकों व शाम को फिल्म का इंतजार, हर कार्यक्रम में एक खिंचाव सा था। टीवी देखने की एक ललक थी, हर कार्यक्रम को देखना त्यौहार मनाने जैसा लगता था। इतवार की शाम फिल्म आने से पहले ही घर के सारे काम निपटा लिए जाते थे। रामानंद सागर द्वारा निर्मित धारावाहिक रामायण के प्रसारण के दौरान पूरा भारत ठप पड़ जाता था, हर चीज़ रुक जाती थी। इस धारावाहिक का लोगों पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा था कि बहुत से लोग बाकायदा नहा धोकर ही इस धारावाहिक को पूरे भक्ति भाव से देखते थे। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि रामायण के प्रसारण के दौरान बिजली काट लें। यह धारावाहिक सुनहले पर्दे पर आया पहला धार्मिक सीरियल था और रामानंद सागर ने इसे बनाया भी बहुत खूब था। आस्था के देश भारत को इस धारावाहिक ने कुछ ऐसे प्रभावित किया जैसे आज तक कोई अन्य फिल्म या टीवी कार्यक्रम नहीं कर पाया है। किसी गांव या मोहल्ले में यदि एक ही घर में टीवी होता था तो रामायण के समय उस घर के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए जाते थे और सैकड़ों की संख्या में लोग एक ही स्क्रीन पर रामायण देखते थे। इस धारावाहिक में राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल, सीता बनी दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण बने सुनील लाहिरी और हनुमान बने दारा सिंह लोगों के लिए आम इंसान नहीं बल्कि भगवान के समान हो गए थे। लोग उनकी तस्वीरों की पूजा करने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय रामायण धारावाहिक को करीब 10 करोड़ लोग देखते थे। बच्चों का एक धारावाहिक स्टोन बॉय भी दूरदर्शन पर आता था। मॉरिशस से जुड़ी इस कहानी में एक बच्चा था जो परियों के श्राप से पत्थर बन गया था। धारावाहिक को देखते देखते मुझे लगने लगा कि हो सकता है स्टोन बॉय वास्तव में हो। मैं स्टोन बॉय से मिलना चाहता था। मन करता था कि काश मैं कभी स्टोन बॉय को वास्तव में देख सकूं। हालांकि उस समय मेरे लिए यह सोचना भी असंभव था कि मैं मॉरिशस जा सकता हूं, लेकिन कोशिशें रंग लाती हैं। भविष्य में एक दिन ऐसा भी आया जब मैं मॉरिशस पहुंचा और मैंने पहाड़ी पर रखे स्टोन बॉय नामक उस पत्थर को देखा। जब मैं स्टोन बॉय की तस्वीरें अपने कैमरे में खींच रहा था तो मेरे लिए वह एक भावुक क्षण था। इनके अलावा भी दूरदर्शन के दिनों में बहुत से यादगार कार्यक्रम प्रसारित हुए। हम लोग, बुनियाद, गुल गुलशन, गुलाफाम, सांझा चूल्हा, स्पेस सिटी, सिग्मा, महाभारत, द ग्रेट मराठा, कच्ची धूप, फुलवंती, बाबा जी का बाइस्कोप, भारत एक खोज, चुनौती, उड़ान, दाने अनार के, नुक्कड़, मिट्टी के रंग, देख भाई देख, फ्लॉप शो, फौजी, मिस्टर योगी, करमचंद, कथा सागर, मालगुडी डेज, कानूनी, शांति, मेरी आवाज़ सुनो, न्यू, मुल्ला नसरुद्दीन, रजनी, सुरभि, श्रीमान, श्रीमती, सिंहासन बत्तीसी, विक्रम और बेताल, परख, पलाश के फूल, वागले की दुनिया, ये जो है जिंदगी। सूची बहुत लंबी है। ये तमाम धारावाहिक आज भी यादों में बसे हैं। केवल धारावाहिक ही नहीं, दूरदर्शन की और भी बहुत सी बातें मन में छुपी हुई हैं। समाचार वाचक सलमा सुल्तान, सम्मी नारंग, मीनू तलवार, वेद प्रकाश, सरला माहेश्वरी आदि उस समय फिल्मी सितारों से कम नहीं थे। दूरदर्शन पर आने वाले विज्ञापनों की पंक्तियां हम आज तक दोहराते हैं, लेकिन एक नई छह पूरे घर के बदल डालूंगा। खाओ गगन रहो मगन, जो ओके साबुन से नहाए कमल सा खिल जाए। सबकी पसंद निर्मा हाकिन्स की सीजी बेटी बजी। राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। पामोलिव का जवाब नहीं, जब मैं छोटा लड़का था। हाजमोला सर, चल मेरी चुल्लूना, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी, डिकरा, भूत तो नहीं ईसई बल्ब लाजवो। और इनके अलावा मिले सुर मेरा तुम्हारा, गुजे बनकर देश राग, एक चिड़िया अनेक चिड़िया जैसे गीत व लघु फिल्में फिर दोबारा नहीं बन पाई। दूरदर्शन पर आने वाले सप्ताह के कार्यक्रमों का विवरण देने वाले कार्यक्रम का नाम था साप्ताहिकी।
यह शायद गुरुवार को आता था। साप्ताहिकी देखते हुए लोग कापी पर कार्यक्रम नोट करते जाते थे और कार्यक्रम के अंत में इतवार को आने वाली फिल्म के नाम की घोषणा सुनने के लिए तो घर के सारे सदस्य टीवी के सामने आ जाते थे। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर दूसरे मोहल्ले में एक समृद्ध परिवार रहता था। आसपास के अधिकांश लोगों के मुकाबले यह परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से कहीं अधिक सक्षम था। परिवार के लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे। इसी परिवार में मेरी ही उम्र का एक लड़का भी था। उस दिन शाम के वक्त मैं घर के दरवाजे पर बैठा बाहर गली में भागते दौड़ते खेलते बच्चों को देखकर खुश हो रहा था। तभी ये सब बच्चे खेल खेल में दूर चले गए और मेरी नज़र से ओझल हो गए। उन्हें खेलते देखने की चाह को मैं दबा नहीं सका और उसी दिशा में चारों हाथ पैरों पर चल पड़ा जिधर वे बच्चे गए थे। कुछ दूर मुझे बच्चे खेलते दिखे और मैं वहीं सड़क पर बैठा उन्हें देखने लगा। वहाँ कुछ और बच्चे भी खेल रहे थे जो हमारे घर से थोड़ी दूर पर बने घरों से थे। उन्हीं बच्चों में वह लड़का भी था जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया। मैं देख रहा था कि वह लड़का अन्यों के मुकाबले दबंग था। वह जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उन्हें वह धक्का दे देकर गिरा रहा था। इस तरह के बर्ताव के कारण वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक वह लड़का खेलते खेलते मेरे पास आकर बैठ गया और उसने पूछा, व्हाट इज़ योर नेम? मुझे उस समय अंग्रेजी का क ख ग भी नहीं आता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि अंग्रेजी में क ख ग की जगह ABC होती है। क्या उसकी बात न समझ पाने के कारण मैंने पूछा। यह सुनकर उस लड़के के चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कान आ गई और उसने जोर से अपना प्रश्न दोहराया, व्हाट इज़ योर नेम? मैं दुविधा के भाव लिए चुप बैठा रहा। उस लड़के ने अपना प्रश्न फिर दोहराया, तुम तो गंवार हो, हिंदी स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हें कहाँ से इंग्लिश आएगी? मेरी ओर से जवाब न पाकर उस लड़के ने ताना मारा। यह कटाक्ष मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। यह सच था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। हमारे परिवार के शैक्षणिक इतिहास और हमारे मित्र, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, जान पहचान के लोगों के शैक्षिक स्तर को देखते हुए इस बात की संभावना भी न के बराबर ही लगती थी कि जीवन में मैं कभी अंग्रेजी सीख पाऊंगा। जब अंधेरा होने लगा तो मैं सबकी नज़रों से बचते बचते वापस घर की ओर बढ़ने लगा। घर की ओर घिसटते समय मैंने मन में ठाना कि चाहे जो हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरी अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने की योग्यता उस लड़के से बेहतर होगी। इस संकल्प को पूरा करने में मुझे बरसों लग गए, लेकिन मैंने इस बात को लगातार याद रखा कि मुझे अंग्रेजी सीखनी ही है। प्राइमरी स्कूल में पहला ऐसा पार्टी जिसे मैं मित्र मानता था मुझे चौथी कक्षा में मिला। उसका नाम अजय था। बिल्कुल दुबला पतला और छोटे कद का अजय मेरे साथ बैठता था और हम खाना भी साथ खाते थे। अपने परिवारजनों के अलावा अजय मेरे पूरे जीवन में पहला इंसान था जिससे मैं भावनाओं के स्तर पर जुड़ा था। आज मुझे अधिक याद नहीं है कि हम वापस में क्या बातें करते थे, लेकिन मुझे यह बखूबी याद है कि मैं अजय के प्रति कितना अपनापन महसूस करने लगा था। उसके स्कूल में होने से मेरे मन को बहुत ताकत मिलती थी। मेरा अब स्कूल जाने का मन भी करने लगा क्योंकि वहाँ मैं अजय से मिल सकता था। अजय ने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे लिए स्कूल जाना कितना अधिक डरावना काम था। मुझे हर ओर से उपहास झेलना होता था। ऐसे में अजय का होना मेरे मन के लिए एक सहारा था, एक संबल था। अजय पढ़ने लिखने में भी अच्छा था। वह स्टार ट्रेक के मिस्टर स्पॉक की तरह अपने हाथ की 4 अंगुलियों को 2-2 के समूह में बांटकर वी चिन्ह बना सकता था। कक्षा में बाकी किसी से भी यह नहीं होता था और इसके लिए अजय को हीरो माना जाता था। अजय अपने माता पिता के साथ महरौली में ही किराए के घर में रहता था। उसके पिता किसी सरकारी महकमे में काम करते थे। उसके घर की माली हालत ठीक अच्छी नहीं थी, लेकिन उस लड़के में पढ़ने की ललक थी। आज मुझे अजय की शक्ल बहुत अच्छी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन उसकी शक्ल तारे जमी पर फिल्म के दर्शित सफारी से मिलती जुलती थी। अजय और मेरा साथ अधिक समय नहीं रहा। कुछ ही दिनों में उसके पिता का तबादला हो गया। एक दिन अजय अपने पिता के साथ स्कूल आया और उसका नाम स्कूल के रजिस्टर से कटा दिया गया। उस दिन मैं अजय से आखिरी बार मिला था। वह रुआंसा होकर मुझे देख रहा था, लेकिन वह अपने पिता के पास ही खड़ा रहा और फिर अजय स्कूल से चला गया।
उस दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो ऐसा लग रहा था जैसे सीने पर कोई बहुत भारी बोझ रखा हो। रोने का मन कर रहा था। उस समय मेरे जीवन की कठिनाइयाँ और जीवन में अजय के महत्व का अंदाज इसी बात से लगाता है कि अजय के बिना स्कूल जाने की कल्पना ने मुझे पूरी तरह हताश कर दिया था। अजय को अच्छे चित्र बनाने आते थे। एक दिन उसने कक्षा में बैठे बैठे गुलाब के फूल की एक तस्वीर बनाई थी। तस्वीर अच्छी बन पड़ी थी। अगले दिन अजय उसमें रंग भर लाया और उसने छोटे से कागज़ पर बनी यह तस्वीर मुझे दे दी। मुझे और किशोर को स्कूल के लिए कभी कभार जो पैसे मिलते थे उनमें से अधिकतर हम गुल्लक में जोड़ लिया करते थे। हमारी गुल्लक अम्मा थी। हम अम्मा को पैसे दे देते थे और अम्मा उन्हें संभाल कर अपनी संदूक में रख लेती थी। मेरे द्वारा जोड़े गए पैसों को अम्मा एक पॉलीथीन की थैली में रखती थी। मैंने अजय द्वारा दी गई गुलाब की वह तस्वीर उसी पॉलीथीन की थैली में रख दी। अम्मा की संदूक में रखी पॉलीथीन की यह थैली वर्ष में केवल 2-3 बार खोली जाती थी। रक्षाबंधन पर इसे जरूर खोला जाता था क्योंकि इसी में से पैसे निकालकर मैं राखी बांधने वाली बहनी अब अपनी बहनों को उपहार में दिया करता था। जब भी यह थैली खुलती तब मैं उस गुलाब को देर तक देखता था। उस गुलाब और मेरी उस पॉलीथीन की गुल्लक को अम्मा ने जीवन पर्याप्त संभाल कर रखा। मुझे कभी पता नहीं चला कि वह लड़का कहाँ गया, लेकिन मैं अजय से आज तक दोबारा नहीं मिला हूँ। काश जिंदगी एक बार फिर अजय से मिलाए। अब तो वह मेरी ही तरह बड़ा हो गया होगा। कहीं सामने आ भी जाए पहचानूंगा कैसे। बाबा कुछ दिन से बीमार चल रहे थे और 26 जनवरी 1985 के दिन वह अचानक हमें छोड़कर चले गए। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस। इस दिन सभी के मन में दिल्ली के राजपथ पर होने वाली सैन्य व सांस्कृतिक परेड देखने की इच्छा होती है। कुछ लोग परेड देखने राजपथ जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस भव्य समारोह को टीवी पर ही देखते हैं। सुबह करीब 9 बजे शुरू होने वाली इस परेड का इंतजार सभी को रहता है। उस रोज़ हमें भी था, लेकिन सुबह करीब 8 बजे बाबा ने अंतिम सांस ली। मृत्यु को इतने करीब से देखने का यह मेरा पहला अनुभव था। मैं केवल इतना समझ पा रहा था कि बाबा मर गए और यह कि बाबा अब कभी नहीं बोलेंगे। बाबा और मेरे बीच में गहरा प्रेम था। उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ी हानि थी। स्कूल से पहले जब मैं घर में ही पढ़ता था तब बाबा मुझे गिनती और पहाड़े सिखाते थे। वह बड़े अनुशासन से मुझे सिखाते थे और मुझे भी पढ़ाई के प्रति उतने ही अनुशासन में रखते थे। मुझे पोलियो होने के बाद बाबा ने मेरे इलाज के लिए बहुत मेहनत की। वह मुझे स्कूल में एक एक कक्षा आगे बढ़ते देखकर फूले नहीं समाते थे। काश वह मेरे जीवन को और अधिक देख पाते। काश वह देख पाते कि मैं हारा नहीं। 4वीं कक्षा में शायद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि समाज की मेरे प्रति उदासीनता से लड़ने में शिक्षा मेरे लिए एक महत्वपूर्ण जरिया साबित होगी। मेरे मन में एक संतुलन बनने की शुरुआत हो चुकी थी। मैं अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से इतना अधिक टूट चुका था कि एक नई शुरुआत तो होनी ही थी। दावानल चाहे पूरे जंगल को फूंक दे, लेकिन एक समय आता है जब नई कोंपलें राख से दोबारा फूटती है। मेरे आसपास का समाज, उसका व्यवहार, उसकी मेरे प्रति उदासीनता में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन मैंने अब यह मानना शुरू कर दिया था कि यह स्थिति कभी नहीं बदलने वाली और मुझे इन्हीं परिस्थितियों में रहकर आगे बढ़ना होगा। लोग मेरा उपहास अब भी करते थे, मेरी उपेक्षा अब भी की जाती थी, लेकिन मैंने अपने मन के 2 भाग कर लिए। एक भाग इस अपेक्षा को सहता था और पीड़ा से रोता भी था, लेकिन दूसरा भाग इस सबसे विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य पर नजरें जमाए रखना था। इसी 4वीं कक्षा में मैंने यह मान लिया कि मैं इस धरती पर किसी विशेष प्रयोजन से आया हूँ। आज मैं यह जानता हूँ कि हर व्यक्ति इस धरा पर किसी विशेष प्रयोजन से ही आया है, लेकिन महत्व इस बात का है कि हम में से कितने उस प्रयोजन को समझने और पूरा करने का प्रयास करते हैं। मैंने अपनी ओर से इस बात का पूरा प्रयास किया है कि मैं स्वयं के प्रयोजन को समझने की कोशिश करूं और उसे लक्ष्य मानकर उसकी साधना करूं। 4वीं कक्षा की परीक्षाएं हुई, मैं पास हो गया। मुझे कितने अंक हासिल हुए इसका मुझे ज्ञान नहीं है, न ही अब इसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, लेकिन अंकों से मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा संघर्ष और गरिमापूर्ण
पूर्वक जीने की ललक मेरे लिए स्कूल की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह था कि मैं जीवन संघर्ष की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहा था। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, मत बुझाओ। जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी, पाँव तो मेरे थकन ने छीन डाले। अब विचारों के सहारे चल रहा हूँ, आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूँ। मैं जहाँ धर दूँ कदम वह राजपथ है, मत मिटाओ। पाँव मेरे देखकर दुनिया चलेगी, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। 5वीं कक्षा में आते आते पोलियो के मेरे शरीर पर प्रभाव, उसके कारण मेरी राह में आने वाली चुनौतियों और समाज के मेरे प्रति नज़रिए का मैं आदी हो चुका था। मैं रोज़ सुबह बैसाखियाँ पर झूलते हुए किशोर के साथ स्कूल जाता था और उसी के साथ दोपहर को वापस घर लौट आता था। सुबह स्कूल पहुंचकर जब मैं अब पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों बैठ बैठ कर चढ़ता था, तब किशोर मेरी बैसाखियों को लेकर मेरे पीछे पीछे आता था। अब किशोर तीसरी कक्षा में हो गया था और उसकी पढ़ाई भी पहली मंजिल पर ही होती थी। एक बार ऊपर पहुंचकर मैं अधिकतर स्कूल की छुट्टी के बाद ही नीचे आता था, लेकिन कभी कभार जब किशोर साथ होता था तो आधी छुट्टी में भी मैं खेल के मैदान में आकर बच्चों को खेलते हुए देखता था। इस दौरान मेरी छोटी बहन पूजा का जन्म हुआ। घर में नन्ही पूजा का आना अपने आप में महत्वपूर्ण था। अब मुझे घर में खेलने के लिए किशोर के अलावा एक छोटी गुड़िया भी मिल गई थी। जिस 4 फुट चौड़ी गली में हमारा स्कूल था, उसी गली में स्कूल के ठीक सामने 2-3 घर थे जिनमें रहने वाले लोग भैंस पालते थे। इन घरों में कुल मिलाकर करीब 10 भैंसें थीं। पशुओं के तबेले से उठने वाली गोबर और पेशाब की दुर्गंध हमारे स्कूल में भरी रहती थी। वैसे तो हमें इस दुर्गंध की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन कभी कभी दुर्गंध इतनी तेज हुआ करती थी कि उबकाई आने लगे। स्कूल की गली और खेल के मैदान में भी गोबर का वर्चस्व कायम रहता था। स्कूल के भीतर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। मेरी कक्षा के ठीक बराबर में शौचालय था, जिसके भीतर गंदगी भरी होती थी। इसकी सफाई शायद कई महीनों या साल में से एक बार होती थी। स्कूल प्रशासन यदि उदासीन था तो बच्चे भी कम नहीं थे। शौचालय के सामने खुले में ही शौचालय बन गया था और सारे बच्चे वहीं खुले में पेशाब करते थे। मेरी कक्षा में एक ओर से भैंसों के तबेले की दुर्गंध आती थी और दूसरी ओर से शौचालय की दुर्गंध आती थी। तबेला मेरी कक्षा से कोई 20 फीट दूर था और शौचालय कोई 5-6 फुट दूर। शौचालय के सामने काफ़ी दूरी में पेशाब फैला रहता था और वहीं से शिक्षक भी आया जाया करते थे, लेकिन कभी किसी ने व्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं की। शिक्षकों का रवैया भी सब चलता है वाला था। पीने के पानी की व्यवस्था केवल ग्राउंड फ्लोर पर थी। प्रिंसिपल के कमरे के सामने कंक्रीट की एक टंकी बनी थी, जिसमें लगे नल पर हमेशा कोई एक मोटी परत जमी रहती थी। सभी बच्चे इसी टंकी से पानी पीते थे। मैं इस टंकी से पानी नहीं पीता था, क्योंकि प्यास लगने पर पानी पीने जैसी छोटी बात के लिए मैं पहली मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नहीं आ सकता था। कभी कभार किसी काम से नीचे आना ही पड़े तो प्यास न होने पर भी थोड़ा पानी पी कर ही ऊपर जाता था, ताकि स्कूल की छुट्टी तक रुक सकूं। मैंने कभी भी उस टंकी पर जी भरकर पानी नहीं पिया, क्योंकि उस टंकी के आसपास ज़मीन पर पानी गिरा होने और काई लगी होने के कारण मुझे चलने में बहुत मुश्किल होती थी। फिसलने का खतरा रहता था। टंकी में लगा नल बहुत नीचा था और मैं अन्य बच्चों की तरह पाँव मोड़कर झुक नहीं सकता था, इसलिए मैं खड़े खड़े ही अंजलि में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर पी लेता था। हमारी कक्षा में पंखा भी नहीं था, हालांकि उस छोटे से कमरे में 6 दरवाजे और एक खिड़की थी जिनसे कमरे में हवा आती रहती थी, लेकिन फिर भी दिल्ली की गर्मियों में चलने वाली लू और पंखे की अनुपस्थिति के कारण पसीना आ ही जाता था। कक्षा में झाड़ू लगाने का काम भी छात्रों को करना पड़ता था। हर कक्षा की अपनी एक अलग झाड़ू हुआ करती थी और मास्टर जी सब बच्चों को बारी बारी से झाड़ू लगाने की ड्यूटी पर लगाते थे। स्कूल पहुंचने के लिए मुझे महरौली बाज़ार के बीच से होकर निकलना होता था। महरौली का बाज़ार बहुत बड़ा है, जिसमें सभी कुछ मिलता है। इस समय सब्जी मंडी है, कपड़ों की दुकानें हैं, सुनार हैं, हलवाई हैं, फल वाले हैं, केमिस्ट हैं, बर्तन वाले हैं, किराने की दुकानें हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह की चीज़ें यहाँ मिलती है। महरौली में कई सरकारी स्कूल हैं, इनमें से
कुछ केवल लड़कों के और कुछ केवल लड़कियों के लिए हैं। सारे स्कूल के आसपास स्थित है। बस एक स्कूल करीब 1.5 किलोमीटर दूर कुतुब मीनार के पास है। स्कूल आते जाते समय रास्ते में गिर जाना मेरे लिए रोज़ की बात थी। बैसाखियों पर चलना काफ़ी हुनर का काम है। यह हुनर मैंने सीख लिया था, लेकिन पोलियो के कारण मेरे शरीर में संतुलन और ताकत की इतनी कमी थी कि मैं सभी सावधानियों के बावजूद गिर ही जाता था। स्कूल आते जाते समय मैं नालियों में गिरा, कूड़े में गिरा, भरे बाजार के बीच गिरा, सीढ़ियों से गिरा, चलते वाहनों के सामने गिरा, पशुओं की गंदगी में गिरा, इंसानों की गंदगी में गिरा। कई बार लगता था काश मैं अपने गिरने का स्थान चुन सकता। गिरने पर मुझे काफ़ी चोट लगती थी, लेकिन चूंकि मैं तकरीबन रोज़ ही गिरता था तो मैं धीरे धीरे इसका भी आदी हो गया। बहुत ज़ोर से गिरने पर भी मैं चोट के दर्द को सह जाता और मेरी कोशिश यही होती थी कि जितना जल्दी हो सके उठकर आगे बढ़ जाऊं। मुझे गिरा देखकर लोग मुझे उठाने आते थे तो मेरी मुश्किल और अधिक बढ़ जाती थी। ज़मीन पर से खड़े होने का मेरा एक विशेष तरीका है। मुझे अपने घुटने पर वजन लेने के लिए उसे एक ख़ास तरह से खोलना होता है। यह बात मैं अच्छी तरह से शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इसलिए कुल मिलाकर यही कहूँगा कि ज़मीन से उठने का मेरा अपना एक तरीका है और खड़े होने के लिए मेरे पास वही एकमात्र रास्ता है। जब लोग सहायता करते हुए मुझे खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो मैं खड़ा नहीं हो पाता था। मैं सबसे कहता रहता था कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा, लोगों को यह समझाने में कि उनकी मदद दरअसल मेरे लिए मुश्किल का कारण बन रही है। मुझे काफ़ी समय लग रहा जाता था और इस बीच में भरे बाजार में एक तमाशा बन चुका होता था। सबसे बुरी शारीरिक चोट मुझे तब लगती थी जब गिरती हुई बैसाखियाँ के नीचे मेरी अंगुलियाँ आ जाए और मेरा शरीर बैसाखी के ऊपर आ गिरे। इससे मेरी अंगुलियाँ बैसाखी और ज़मीन के बीच में दब जाती थी और नीली पड़ जाती थी। कभी किसी नुकीले पत्थर या कांच के टुकड़े पर गिर जाता तो खून निकल आता। स्कूल की वर्दी और मेरे हाथ तो गिरने पर गंदे हो ही जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ, गिर जाने के कारण मुझे गंदे कपड़ों में ही स्कूल पहुंचना पड़ा और पूरा दिन उन्हीं गंदे कपड़ों में बिताना पड़ा। रोज़ रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, जिंदगी देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। ये अज्ञात कोई करके लिखा है कि रोज़ रोज़ गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, जिंदगी देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 5वीं कक्षा की हिंदी की किताब में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी एक पाठ था। इस पाठ को पढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक छवि ने मुझे बेहद प्रभावित किया। मैं आरंभ से ही सभी को साथ लेकर चलने की चाह रखता था। वह दूसरी बात है कि अन्य लोग मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा मुझे बहुत भाती थी। नगर, प्रांत और देश की सीमाओं में बंध कर अकेले अकेले जीना मुझे कुछ जचता नहीं था। यही कारण था कि जब मैंने संयुक्त राष्ट्र के बारे में जाना कि यह संस्था पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करती है, तो मेरे मन में अनायास की ही एक इच्छा जागी कि मैं इस संस्था का साथ जुड़कर काम जरूर करूँगा। उस समय 5वीं कक्षा में मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा कोई भविष्य है भी या नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति के बल पर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आज जब मैं यह लिख रहा हूँ तो मैं संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़कर काम करने के सपने को पूरा कर चुका हूँ। इसके बारे में और अधिक आगे बताऊँगा। स्कूल के दिनों में बच्चों की एक अलग ही दुनिया होती है। बहुत से शौक, मान्यताएं और कार्यकलाप ऐसे होते हैं जिन्हें हम बड़े होकर बिसरा देते हैं। ऐसी ही कुछ बातों में कापी किताबों के पन्नों के बीच चिड़ियों के रंगीन पंख रखना भी शामिल था। जिन बच्चों के पास ये पंख होते थे वे इन्हें खजाने की तरह संभालते थे और अपनी इस पूंजी पर बहुत इतराते थे। बच्चे मानते थे कि इन रंगीन पंखों को कापी किताब में रखने से विद्या की देवी सरस्वती प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। एक सदाबहार पौधे की पत्तियां भी बच्चे किताबों में रखते थे। हम इस पौधों को विद्या का पेड़ कहते थे। इसकी पत्तियों को भी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने की कामना से किताबों में रखा जाता था। एक और चीज़ जो बच्चों की कापियों में पाई जाती थी वो थी देवी देवताओं के चित्र। इन छोटे छोटे चित्रों को भी
कुछ बच्चे अपनी किताबों कापियों में पूर्ण श्रद्धा के साथ रखते थे और प्रार्थना करते थे कि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। वास्तव में यह भक्ति केवल परीक्षा में पास होने के लिए ही की जाती थी। बच्चों के बीच इन चित्रों का लेन देन भी होता था। किसी को किसी का गणेश मन भा गया तो उस बच्चे को मनाकर अपने राम के बदले उसका गणेश ले लिया जाता था। कहीं शिव परिवार का एक्सचेंज शेरावाली माँ से होता था तो कहीं लक्ष्मी माँ के बदले राम दरबार ने ले लिया जाता था। बच्चों की भक्ति अनूठी होती है। कंचे खेलना भी बच्चों का प्रिय खेल था, हालांकि वयस्क लोग इसे एक ऐब मानते थे। क्या सारा दिन कंचे बजाता रहता है, न पढ़ना न लिखना, फेल हो गया तो फिर सारी उम्र कंचे ही खेलता रहियो। इस तरह की बातें बच्चों को खूब सुनने को मिलती थी। कंचों के भीतर बने डिजाइन को देखकर मैं अक्सर सोचता था कि यह डिजाइन ठोस कंचे के भीतर कैसे घुमाए गए होंगे। यही बात मैं वर्षों बाद पेपरवेट के बारे में भी सोचता था और मैं इस पर तब तक विचार करता रहा जब तक कि एक दिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिल गया। स्कूल के पहले 4 साल हमने तख्ती लिखी थी। बाजार से 5 पैसे में स्याही की 2 पुड़िया मिला करती थी। स्याही को दवात में डालकर कुछ पानी मिलाया जाता था और फिर हम दवात को खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाते थे ताकि स्याही और पानी आपस में अच्छे से मिल जाए। दवात को हिलाते समय बच्चे अक्सर एक जाप सा किया करते थे, गिली गिली आ जा, सुखी सुखी चली जा। ऐसा करते हुए बच्चे गीलेपन की किसी काल्पनिक देवी का आह्वान करते प्रतीत होते थे। तख्ती को पोतने के लिए मुल्तानी मिट्टी भी बाजार से खरीदनी पड़ती थी। रोज़ स्कूल से आने के बाद हमारा करीब आधा घंटा लिखी हुई तख्ती को धोने और उस पर फिर से मुल्तानी मिट्टी लगाकर उसे पोतने में खर्च होता था। तख्ती को अच्छी तरह पोतने के बाद उसे सूखने के लिए रख दिया जाता था। जब कभी तख्ती पोतने का काम स्कूल जाने से ठीक पहले या स्कूल में ही करना पड़ता था तो पुती हुई तख्ती को जल सुखाने के लिए भी बच्चों को के पास एक मंत्र था, सूखी सूखी आ जा, गिली गिली चली जा। तख्ती सुखाते हुए बच्चे तख्ती को ज़ोर ज़ोर से हवा में हिलाते और इस मंत्र का जाप करते थे। कहने की ज़रूरत नहीं कि तख्ती देवी अपना समय लेकर ही सूखती थी। ऐसा माना जाता था कि तख्ती पर लिखने से लिखाई सुंदर बनती है। तख्ती मैंने भी उतनी ही लिखी जितनी मेरी कक्षा के अन्य छात्रों ने लिखी, लेकिन मेरी लिखाई कभी भी सुंदर नहीं हो पाई। इसके पीछे वास्तव में क्या कारण था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन पापा व अन्य लोग कहते थे कि बैसाखियों पर चलने के कारण मेरे हाथों और उंगलियों में वो लचीलापन नहीं रह गया था जिसकी सुंदर लिखाई के लिए बहुत ज़रूरत होती है। यह बात सही थी कि सहपाठियों की सुंदर उंगलियां की अपेक्षा मेरी उंगलियां मोटी और भद्दी हो गई थी। बैसाखियों के साथ थोड़ी दूर चलने से भी मेरी उंगलियां और बाजुओं में एक कसाव सा बन जाता था, जैसे कि मैंने अभी अभी व्यायाम किया हो। फिर मैं ठीक से लिख नहीं पाता था। हो सकता है कि इसके कारण मेरी लिखाई पर बुरा असर पड़ा होगा। हमारे घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। फिर मेरे और किशोर के स्कूल जाना आरंभ कर देने से घर की अर्थव्यवस्था पर और भी दबाव पड़ने लगा। हालांकि सरकारी स्कूल होने के कारण हमारे स्कूल की फीस शायद 5 रुपये सालाना थी, लेकिन वर्दी, कापी, किताबों इत्यादि का खर्च और मेरे इलाज से संबंधित खर्च ने और अधिक आर्थिक मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी थी। उस समय की परिस्थितियों और भविष्य की चिंता के कारण हमारे परिवार ने अतिरिक्त कार्य करना आरंभ कर दिया। मौरौली में सूखी स्याही का व्यापार करने वाला एक व्यक्ति रहता था। स्कूल में हम इसी स्याही को पानी में मिलाकर तख्ती पर लिखा करते थे। हमें उस व्यक्ति से स्याही की पुड़िया बनाने का काम ले लिया। उस व्यक्ति के घर से हम स्याही का कई किलो सूखा पाउडर ले आते थे। साथ में वो हमें गुलाबी रंग के लेबल भी दे देता था। घर पर हम स्याही को कागज़ में लपेटकर छोटी छोटी पुड़िया बनाते थे। फिर लंबी चौड़ी लेबल शीट में से लेबलों को कैंची से काटते थे और हर पुड़िया पर गोंद से एक लेबल चिपका देते थे। 1 किलो स्याही से करीब 300 पुड़िया बनती थी। मैं और किशोर भी स्कूल से आते ही इस काम में हाथ बटाते थे।
पूरा परिवार इस काम में सारा दिन लगा रहता था। ऐसी 100 पूड़ियाँ बनाने पर हमें 1 रुपया मिलता था। इस तरह हमें महीने में कुछ अतिरिक्त रुपए मिल जाते थे। महीने में 100-200 रुपये अतिरिक्त मिल जाने से घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को बड़ा सहारा मिलता था। कुछ समय तक स्याही की पुड़िया वाला काम करने के बाद हमने सिलाई का काम ले लिया। हमारे घर से कुछ दूरी पर बने एक घर से हमें यह काम मिलता था। माँ और अम्मा वहाँ से कपड़े के टुकड़े लाती थी। हमें उन आड़े तिरछे टुकड़ों को ठीक से काटकर आपस में सिलना होता था। हमारे पास हाथ से चलने वाली एक ही सिलाई मशीन थी। सारा दिन इसी सिलाई मशीन पर काम चलता रहता था। स्कूल से आकर मैं हाथ से सिलाई मशीन घुमाता था और माँ मशीन में लगे कपड़े की सिलाई नियंत्रित करती थी। यही काम घर के बाकी लोग भी बारी बारी से करते थे। एक काम के बाद हमने एक अन्य काम शुरू किया। मेरे छोटे नाना जी की एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें वह प्लास्टिक के खिलौने बनाते थे। पापा उस फैक्ट्री से एक मशीन ले जाए जो खिलौनों में लगने वाले प्लास्टिक के नन्हे पहिए बनाती थी। दफ्तर से पापा का साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार के दिन होता था। हर शुक्रवार को पापा फैक्ट्री जाते और वहाँ से बोरी भर प्लास्टिक का दाना ले आते। गेहूं के आकार के ये दाने काले रंग के प्लास्टिक से बने होते थे। रोज़ दफ्तर से आने के बाद पापा मशीन पर काम करना शुरू कर देते थे। एक बार में आधी मुट्ठी प्लास्टिक का दाना मशीन में डाला जाता था। मशीन में लगा हीटर दानों को पिघला देता था। पापा इस मशीन में लगे एक बड़े पहिए को पूरी ताकत से घुमाकर इस पिघले हुए प्लास्टिक को एक लोहे के एक सांचे में भर देते थे। इसके तुरंत बाद पापा सांचे को खोलते और उसमें से काले रंग के 5 पहिए बाहर निकालते थे। ये पहिए आपस में ऐसे जुड़े होते थे जैसे उंगलियां हाथ से जुड़ी होती हैं। घर के अन्य सदस्य इन पहियों को तोड़कर अलग अलग करते रहते थे। इस काम में भी मैं रोज़ जुटता था और हम एक दिन में कई 100 पहिए बना देते थे। फिर अगली बार जब पापा दाना लेने के लिए दोबारा फैक्ट्री जाते थे तो बने हुए पहिए साथ ले जाया करते थे। फैक्ट्री में पहिए देकर पापा मेहनताना और आगे के काम के लिए प्लास्टिक दाना फिर लेकर लौट आते थे। कई वर्ष यह काम करने के बाद जब फैक्ट्री से कम दाना मिलने लगा तो पापा को यह कार्य भी बंद करना पड़ा और उन्होंने हमारे एक अन्य रिश्तेदार सीताराम चाचा की पास ही स्थित फर्नीचर की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। अब पापा दफ्तर से आने के बाद चाय पीते ही सीताराम चाचा की दुकान पर चले जाते और रोज़ 3-4 घंटे वहाँ फर्नीचर बनाने का काम करते। अतिरिक्त आय के लिए इस तरह के छोटे मोटे कार्य कई वर्षों तक चलते रहे। आखिरकार 5वीं कक्षा भी पूर्ण हो गई। परीक्षा में मुझे अच्छे अंक हासिल हुए, लेकिन स्कूल में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पर आने से मैं काफ़ी दूर था। मेरा स्थान अमूमन चौथा, पाँचवा या छठा रहता था। परीक्षाओं के नतीजे हमें खेल के मैदान में प्रार्थना सभा के बाद सुनाए जाते थे। नतीजे के दिन बहुत से बच्चों के बेचैन माता पिता भी स्कूल आकर नतीजे सुनते थे। बच्चे भी बस इसी इंतज़ार में रहते थे कि कब प्रार्थना सभा समाप्त हो और उनके पास फेल का निर्णय सुनाया जाए। 5वीं कक्षा में पहली बार मैं नतीजा सुनने खेल के मैदान में गया और प्रार्थना के समय 5वीं बी की पंक्ति में बड़ी मुश्किल से खड़ा रहा। सदा ही प्रेम का रास्ता दिखाना तुम हमें भगवान, पिता माता गुरु सेवा सिखाना तुम्हें हमें भगवान। प्रार्थना के ये शब्द गाते हुए मैं अपने पैरों, हाथों और पीठ में हो रहे दर्द से किसी तरह अपना ध्यान दूर रखने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल प्रार्थना की समाप्ति पर बच्चे वही मिट्टी में अपनी अपनी जगह बैठ गए। यह पहली बार था जब मैं अपना नतीजा सुनने के लिए मैदान में मौजूद था। इसके पहले की कक्षाओं में मैं पहली मंजिल पर अपनी कक्षा की एक खिड़की के पास बैठकर यह सब देखा करता था। वहाँ तक आवाज़ तो साफ नहीं पहुँचती थी, लेकिन दिखता सब कुछ था। मैदान में हर कक्षा के मास्टर जी सामने खड़े थे और एक एक करके नतीजे सुनाए जा रहे थे। जब प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों के नाम पुकारे जाते थे तो उन बच्चों को खड़े होना होता था और उनके लिए तालियां बजती थी। इसके बाद फेल हुए बच्चों के नाम बताए जाने थे। अन्य सबके लिए एक ही वाक्य बोला जाता था, बाकी सब पास। उधर नतीजे सुनाए जा रहे थे और इधर मन ही मन मेरी बातचीत भगवान से चल रही थी। मैं भगवान जी से कह रहा था कि मुझे बस पास होना है।
पहला, दूसरा या तीसरा स्थान नहीं चाहिए, वरना मुझे भी यहाँ भरे मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, और अगर खड़े होते समय मेरा संतुलन बिगड़ गया तो मैं गिर गया तो बच्चे मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। भगवान, मुझे केवल पास ही होना है, फर्स्ट सेकंड नहीं आना है। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं पास हो गया, लेकिन प्रथम, द्वितीय या तृतीय नहीं आया। वह हमारा प्राइमरी स्कूल में अंतिम दिन था। अन्य बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल को पास करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए यह जीवन का एक संपूर्ण अध्याय था। प्राइमरी स्कूल के वर्षों में मैंने तानों को सुनना, छींटाकशी सहन करना, असीम कष्ट और निराशा में भी आगे बढ़ना, अपनी व्यथा किसी से न कहना, एक विकृत शरीर, एक असामान्य आकृति और एक असंवेदनशील समाज के साथ रहना सीख लिया था। कागज़ों के हिसाब से मैंने केवल 5वीं कक्षा पास की थी, लेकिन मेरे लिए यह जीवन की ग्रेजुएशन से कम नहीं था। तो यहाँ पे विटामिन ज़िंदगी का पहला भाग समाप्त होता है। आगे पार्ट चौथे में हम भाग दूसरा का संभलना को सुनाएंगे, और फर्स्ट सेकेंड पार्ट का लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।